Hello students, we are studying the subject soil mechanics and we were in module 4 effective stress principle. I have already provided you all 3 videos related to this chapter. Okay, this is the part 4 of this chapter, and in this video, in this lecture, we will study about increase in effective stress due to surcharge. देखिए, अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं उसमें यही कंसिडर किया है कि कोई भी सरचार्ज या फिर एक सुपर स्ट्रक्चर सॉइल के ऊपर नहीं है। ठीक है, जो भी लोड कंसिडरेशन हमने लिया या स्ट्रेस कंसिडर किया वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल के कारण ही हमने कंसिडर किया था। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि सॉइल के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर है या व्हाटएवर कोई भी लोड है। ठीक है, उसको हम लोग सरचार्ज बोलेंगे। ठीक है, उसके कारण क्या इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज है उसको हम लोग जरा अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग एक सॉइल मास को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपका सॉइल है जिसमें इस स्तर तक वाटर टेबल राइज किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब है कि ये आपका जो ए है ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस। ठीक है, और यहाँ आपको जो बी है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वाटर टेबल। ठीक है, ये वाटर टेबल को दिखा रहा है, और सी नीचे। ठीक है, तो जो वाटर टेबल के नीचे का सॉइल है वो सैचुरेटेड ही होगा, तो उसको वाटर, मैं जो गामा लिखूँगा गामा सैचुरेटेड लिख देता हूँ। ठीक है, और 2 से डिनोट कर देता हूँ। और जो वाटर टेबल के ऊपर का सॉइल है वो तो यूनिट वेट। ठीक है, और उसको मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ। ओके, ये जो हाइट या डेप्थ ऑफ सॉइल है H1 है, और नीचे वाले लेयर का H2 है। ठीक है, ये पूरा कंडीशन है। ओके, अब क्या हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सरचार्ज, मतलब सॉइल के ऊपर अभी हमने किसी लोड को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। तो एक सरचार्ज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सॉइल के ऊपर। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, Q पर यूनिट एरिया। ठीक है, Q पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब इसके लिए हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस अलग अलग लेयर्स पे। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन काम करते हैं। सेक्शन ए, देखिए टोटल स्ट्रेस बताइए सेक्शन ए पर कितना होगा। टोटल स्ट्रेस क्या होगा, Q। ठीक है, कितना, Q, जो वैल्यू दी हुई है। ओके, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि सेक्शन ए के ऊपर कोई वाटर नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, तो सिग्मा माइनस यू इट विल इक्वल टू Q। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, चलिए सेक्शन बी पर बताइए स्टेटस। सेक्शन बी पर देखेंगे तो जो आपका टोटल स्ट्रेस है दैट विल बी इक्वल टू Q प्लस गामा 1 H1 होगा। ठीक है, जो पोर वाटर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू Q प्लस गामा 1 H1। ठीक है, चलिए सेक्शन सी पर बताइए। सेक्शन सी पर क्या होगा, टोटल स्ट्रेस कितना होगा, Q प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2, यही होगा ना। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा सेक्शन सी पर, तो सेक्शन सी के ऊपर कितना ऊपर पानी है, H/2, तो बस गामा W इंटू H2, H/2 नहीं H2, गामा 2 सॉरी
गामा WH2, ठीक है। तो बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, तो Q प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा WH2। अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ कंसिडर कर लें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, Q प्लस गामा 1 H1 प्लस गामा 2 डैश H2। तो ये हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिल गया, ठीक है। इसको आप देखोगे तो आप यही समझोगे कि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिंपली सब कुछ सेम रहता है, जो भी वैल्यू है ना सरचार्ज की वो वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ नोट दे के लिख लेंगे, ठीक है, कि इस केस में कब जब सरचार्ज होता है तो क्या चेंज आता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय Q थ्रू आउट, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट्स ऑफ ए सरफेस लेयर ऑफ सैंड 3.5 मीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, 3.5 मीटर का थिक एक सैंड का लेयर है, ठीक है, और उस सैंड लेयर की डेंसिटी दे रखी है, याद रखेंगे यहाँ ये mg में दे रखा है, दैट इज मेगा पर मीटर क्यूब, नॉट kg, है ना, इट्स mg, दैट इज kg इंटू 10⁻3, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है। एक इंटरमीडिएट लेयर है जो 3 मीटर थिक है और उसकी भी डेंसिटी दे रखी है, और एक बॉटम लेयर है ग्रेवल का जिसकी थिकनेस 3.5 मीटर है और जिसकी भी डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। 3 लेयर, तीनों का थिकनेस और डेंसिटी दे रखा है। वाटर टेबल कहाँ है, एट द अपर सरफेस ऑफ द क्ले लेयर, क्ले कहाँ है, क्ले, तो क्ले के ऊपर, डैट इज सैंड के नीचे, है ना, वाटर सरफेस जो वाटर टेबल है उसका सरफेस वहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। डिटरमाइन इफेक्टिव स्ट्रेस प्रेशर एट वेरियस लेवल्स इमीडिएटली आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ ए सरचार्ज, क्या एक सरचार्ज रखा गया, क्या सरचार्ज, ठीक है, टॉप लेयर के ऊपर सरचार्ज रखा गया और आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव प्रेशर जो भी है ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है और डेफिनेटली आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके यहाँ देना होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में सबसे पहले तो डायग्राम बना लेना बढ़िया होता है ना। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, देखिए एक लेयर है, ठीक है, किसका लेयर है ये, तो ये लेयर है सैंड का, ठीक है। उसके नीचे किसका लेयर है, उसके नीचे है क्ले का, है ना, और सबसे नीचे किसका लेयर है, ग्रेवल का, ठीक है। सॉरी, देखिए ए, ठीक है, बी, ये क्या है, ये है सैंड, ठीक है। उसके नीचे क्या है, क्ले, सी, डी, क्ले के नीचे क्या है, ग्रेवल, ठीक है। वाटर की बात कहाँ हो रही है कि वाटर कहाँ है, जो पानी का लेयर है कहाँ है, यही है ना, क्ले के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट हाइट्स दे रखी है, कितना है भाई, 3.5 मीटर, ठीक है। ये भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 मीटर, और ये भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.5 मीटर, ठीक है। डेंसिटी भी दे रखा है तीनों के केस में, ठीक है, जो डेंसिटी है वो तीनों के केस में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ओके, चलिए डेंसिटी लिख दिया जाए क्या, चलिए लिख देते हैं डेंसिटी की जो वैल्यू है 1.65 mg पर मीटर क्यूब दे रखा है। इस केस में डेंसिटी की वैल्यू 1.95 mg पर मीटर क्यूब दे रखा है और इस केस में डेंसिटी की वैल्यू
925 mg/m³ दे रखा है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है भैया कि क्या इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि एक सरचार्ज लगाया गया है ना। क्या है भाई सरचार्ज की वैल्यू, सरचार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सरचार्ज की वैल्यू भी दे रखी है। चलिए लेट अस सॉल्व इट नाउ, देखें इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है, अगर मैं सेक्शन ए को पकड़ूं, सेक्शन ए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सेक्शन ए पर क्या वैल्यू होगा टोटल स्ट्रेस का, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एट सेक्शन ए। उसके ऊपर कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर है क्या, सरचार्ज तो है। ठीक है, तो दैट अलोन विल बी द वैल्यू, है ना, टोटल स्ट्रेस का। तो 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि 0 होगा। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस आप बहुत शानदार तरीके से आप बता सकते हैं, इट विल बी सिंपली 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए का खेल खत्म। ठीक है, सेक्शन बी पर अगर आए तो बताइए सेक्शन बी के लिए टोटल स्ट्रेस कितना होगा भाई। सेक्शन बी देखिए ये है ना, यहाँ टोटल स्ट्रेस क्या होगा, तो जो आपका ये स्ट्रेस है, ठीक है, सरचार्ज के कारण जो स्ट्रेस है, प्लस ये जो सॉइल है उसके कारण जो स्ट्रेस है वो। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर, इसके ऊपर कोई पानी है ही नहीं, तो पोर वाटर प्रेशर विल बी 0। ठीक है, चलिए तो देखें इसको, स्ट्रेस विल बी, टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 58.86 प्लस इस सॉइल के कारण कितना है, तो 1.65। देखिए इधर जरा ध्यान से, 1.65 mg/m, किसको kg/m³ में करने के लिए मैं 10⁻³ से गुना कर देता हूँ। ठीक है, अब ये kg/m³ में हो गया है। ठीक है, रो, लेकिन हमें यूनिट वेट चाहिए ना, तो इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा का पूरा SI में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा SI में दिखेगा, है ना। देखिए इधर ध्यान से, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये वैल्यू अभी क्या है, अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, लेकिन अगर 10⁻³ से अगर उसको मैं यूनिट में कंसिडर कर लूँ तो ये भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको जब आप जोड़ोगे तो इट विल बी इक्वल टू 115.51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हमने किया है, ध्यान रखिएगा, इस 10⁻³ को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बदल करके किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है। ठीक है, 10⁻³ से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपका जो यूनिट है रो का वो mg में दिया हुआ है, mg/m³ में, तो mg को kg में करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलिए पोर वाटर प्रेशर हमने ऑलरेडी देखा कि इट विल बी 0, है ना। सो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 115.51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग सेक्शन सी को भी देख लें। कहाँ है भाई सेक्शन सी, तो देखिए सेक्शन सी को जब कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर टोटल स्ट्रेस की जब बात करेंगे तो किसके कारण, इसके कारण होगा, इस लेयर के कारण भी होगा और इस लेयर के कारण भी होगा। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो इसके ऊपर कहाँ तक पानी का डेप्थ है, तो गामा W × 3 वो पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि अब आसानी से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, टोटल स्ट्रेस बताइए भाई, तो सरचार्ज की वैल्यू 58.86 प्लस 3.5 मीटर इंटू 1.65। ठीक है, इंटू 10⁻³ इसको kg/m³ में बदलने के लिए, इंटू 9.81 प्लस 3 मीटर की दूरी थी सेकेंड लेयर, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी थी 1.65।
0.95, ठीक है, इंटू 10⁻³ उसको kg पर मीटर क्यूब में बदलने के लिए, इंटू 9.81 तो होगा ही, ठीक है। तो अब देखिए इसका यूनिट भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसका यूनिट भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसका यूनिट भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, हम मतलब हम राइट जा रहे हैं, ठीक है। सारे इसको जोड़ोगे तो आप पाओगे कि इट विल बी इक्वल टू 172.90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर जैसा भी हमने बताया गामा डब्ल्यू इंटू 3, गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग 9.81 ले लें अगर, इट विल बी इक्वल टू 29.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बताइए कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 172.90 माइनस 29.43, so effective stress will be equal to 143.47 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इस तरह हमने निकाल दिया है जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी सबको, ओके। चलिए इसका अच्छा सेक्शन एक और बचता है ना अभी, तो ये डी यहाँ भी तो बात करना होगा ना मैं, ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं। सेक्शन डी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल स्ट्रेस बताइए सेक्शन डी पर, सेक्शन डी पर टोटल स्ट्रेस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण होगा, सबके कारण, चारों के कारण, तो लिख दीजिए टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस पहला डिस्टेंस कितना था, हाइट या डेप्थ 3.5 इंटू 1.65 इंटू 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका mg की जगह kg पर मीटर क्यूब में आ गया, इंटू 9.81। इस 10⁻³ को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लगा देंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस सेकेंड लेयर 3 मीटर डेप्थ था, उसकी यूनिट वेट 1.95, डेंसिटी 1.95 दिया था, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इंटू 9.81 प्लस तीसरी की हाइट कितनी थी 3.5 इंटू 1.925, ओके, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 9.81, ठीक है। ये याद रखना आपको कि 10⁻³ कहीं भी आपको दिखेगा नहीं रिजल्ट में, क्योंकि इसको मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट, न्यूटन को मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये यूनिट में चला जाएगा, ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ इक्वल टू 338.99 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर देख ले ज़रा सेक्शन डी पर, देखिए पोर वाटर प्रेशर जहाँ भी निकालना है उस लेयर से ऊपर जाइए, कितने ऊपर पानी है तो 3 + 3.5 7.5 मीटर, तो गामा डब्ल्यू इंटू 7.5, ठीक है, सॉरी क्या मैं लिख दिया, गामा डब्ल्यू इंटू जो हाइट है, ठीक है, दैट इज़, हाँ हाइट कितनी आ रही है देखिए फिर से कैलकुलेट, 3 + 3.5 इट इज़ 6.5 नॉट 7.5, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट आप करोगे तो 63.77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह आप इफेक्टिव स्ट्रेस आराम से आप निकाल सकते हो, इट विल बी इक्वल टू 238.99 माइनस 63.77, इट विल बी इक्वल टू 175.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हमने हर जगह इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया है, ठीक है, यही तो हमें निकालना था। चलिए अब जो डायग्राम है ना, इसके आगे हम लोग चाहें तो बना सकते हैं क्या, जो भी हमने सॉल्यूशन लेकर आए हैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक डायग्राम के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है कि आपको नहीं निकालना है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दिया हुआ है तब तो निकालना ही है, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ है और आप निकाल देते हो तो एक बहुत अच्छी बात है, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस। देखिए जो आपका टोटल स्ट्रेस है ना, ठीक है, टोटल स्ट्रेस ए पर कितना था, ए पर इस बार 0 नहीं है, इस बार ए पर टोटल स्ट्रेस सम वैल्यू है, कितना है 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके।
बी और सी पर देखिए कितना है टोटल स्ट्रेस। बी पर है 115 और सी पर है 172 और डी पर है 238। ठीक है, यहाँ 115, यहाँ कितना 172 और नीचे 238.99। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ सकता है, ठीक है, कि एक सेकंड में वैल्यूज़ लिख लूँ पहले। सेक्शन बी पर 115.51, 115.51, सी पर है 172.90, 172.90 और ये है 238.99। देखिए एक चीज़ हो सकता है आपके मन में आए कि भैया ये तो स्ट्रेट लाइन गया यहाँ से, फिर भी स्ट्रेट लाइन गया, लेकिन ये हल्का सा डेविएट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं गया, है ना। तो देखिए अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आप लोग यूज़ करेंगे, है ना, जो स्लोप वगैरह है वो जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसी से ही निकाल लोगे कि ये सीधा जाए इस तरह जाएगा, कि ये इस तरह जाएगा, कि ये इस तरह जाएगा, कि ये इस तरह जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा है वैल्यू 172 से ज़्यादा है टर्न 238, तो इससे तो आगे होगा ही, तो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज़ करके आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ओके, यू कैन ईजिली डिसाइड। चलिए तो पोर वाटर प्रेशर देख लें हम लोग। अब पोर वाटर प्रेशर देखिए, जो आपका पोर वाटर प्रेशर है सेक्शन ए पर 0 है, बी पर भी 0 है, सी पर 29 है और डी पर 63 है। ठीक है, तो ए पर 0, बी पर 0, यहाँ से वो शुरुआत ही होगा उसका। ठीक है, बी पॉइंट से शुरू होगा और सी पर वो जाते जाते 29 तक जाता है और डी पर जाते जाते वो कितना वैल्यू तक जाता है 68 तक शायद, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे कि बी के सी के लिए है 29.43 और डी के लिए है 63.77। ठीक है, इस तरह फिगर ड्रॉ कर देना है। और लास्टली कौन सा रह गया, इफेक्टिव स्ट्रेस ना, इसको भी ड्रॉ कर दें हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन ए पर कितना है भाई, तो पता चला 58.86 है। सेक्शन बी पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है 115। ठीक है, तो अभी तक डायग्राम बिल्कुल उसी तरह जाएगा जैसे टोटल स्ट्रेस का गया था। ठीक है, सी पर देखिए कितना है, तो सी पर पता चला कि आपका 143 है और डी पर 175 है। ठीक है, सी पर 143 और डी पर 175। ओके, ये आपका काम हो गया 58.86। ठीक है, बी पर कितना था भाई, बी पर था 115.51, सी पर है आपका 143.47 और डी पर है आपका 175.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सभी। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसमें आपको 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस सी इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन सॉइल सैचुरेटेड बाय कैपिलरी एक्शन। देखिए जो सॉइल है अगर वाटर टेबल एक पर्टिकुलर हाइट तक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं ये एक सॉइल को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, इस सॉइल में अगर वाटर टेबल इस हाइट तक राइज कर गया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके नीचे जो भी सॉइल है ये तो सैचुरेटेड है। ठीक है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि सॉइल इज सैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर का सॉइल का क्या, इसके ऊपर जो सॉइल है उसका क्या वो सैचुरेटेड नहीं, वो सैचुरेटेड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कैपिलरी एक्शन को।
ठीक है। परमिबिलिटी वाले चैप्टर में मैंने इस पर चर्चा किया है, कैपिलरी एक्शन के बारे में, कैपिलरिटी के बारे में। इसमें होता क्या है तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है, ठीक है। कैसे चढ़ना शुरू करता है तो आप लोग देखे होंगे कि अगर मैं एक बीकर में अगर मैं पानी ले लूँ, है ना, और उसमें एक कपड़ा का सिरा इधर रखूँ, ठीक है, कपड़ा का सिरा, है ना, ये आपका बीकर हो गया, और कपड़ा का एक सिरा इस साइड है, दूसरा सिरा इस साइड है, ठीक है। तो आप पाओगे कि पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, है ना, पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है कपड़ा पे, ठीक है। पानी ऊपर की ओर चढ़ना, कपड़ा गीला हो जाता है, देखे कि नहीं देखे कि पानी के अगर कांटेक्ट में भी आए कपड़ा तो जितना पोर्शन कांटेक्ट में आए वो तो गीला होता ही है, पानी थोड़ा ऊपर चढ़ के और भी पोर्शन को गीला कर देता है, ठीक है। ये चीज़ जानते हैं ना, वही कैपिलरी एक्शन, ठीक है। उसी कैपिलरिटी की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिलरी एक्शन होगा तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस में भी, ठीक है। क्या चेंजेस आएंगे उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, ठीक है, जिसे हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जब कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरिटी के कारण वाटर राइज होती है, तो जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने याद करिए, मैंने बताया था कि कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है ना, टेंशन। और जो कंप्रेशन है सॉइल में, हमें उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और टेंशन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका पोर वाटर प्रेशर होगा ना कैपिलरी एक्शन का, वो नेगेटिव होगा। यही मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, मैं कंसिडर कर लेता हूँ सबसे पहले सॉइल, सॉइल के अलग अलग लेयर्स को, ठीक है। मैंने सॉइल के अलग अलग लेयर्स को कंसिडर कर लिया है, ठीक है। इसमें सी आपको दिखेगा, ठीक है। बी लेयर दिखेगा, ठीक है। डी लेयर दिखेगा और ए लेयर दिखेगा, ठीक है। और ये हाइट जो हो गई आपकी, ये है H1 और ये हाइट हो गई H2। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा सबसे पहले फिगर हमने बनाया था उसी के जैसा ही फिगर बनाओ, ठीक है। और ये हाइट को हम लोग H1 डैश मान लेते हैं, इस हाइट को हम लोग H1 डैश नहीं, H1 डबल डैश कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वाटर टेबल आपका यहाँ है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो वाटर टेबल है, यहाँ क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है। कैपिलरी एक्शन के कारण क्या हो रहा है कि पानी का स्तर तो यहीं तक है, लेकिन पानी धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, ठीक है। पानी धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, और जो पोर्स में वाटर है, ठीक है, वो क्या है, उसमें क्या है, टेंशन है ना, टेंशन है, दैट इज निगेटिव पोर वाटर प्रेशर यहाँ एक्ट होगा, ठीक है। तो डी किस चीज़ को दिखा रहा है, डी दिखा रहा है कि जो आपका वाटर टेबल था कैपिलरी एक्शन के कारण वो राइज करके कहाँ तक पहुँचा, तो डी तक पहुँचा, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रही है? सिचुएशन यही है कि वाटर टेबल बी पर है और कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर कहाँ तक राइज हो गया, डी तक, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया है ना। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखिए इसमें हम लोग दो केस ले लेते हैं। जो पहला केस है वो क्या है, सॉइल सैचुरेटेड अप टू सरफेस लेवल ए। देखिए जो कैपिलरी एक्शन के कारण जो सैचुरेशन हो रहा है वो डी तक ना होकर के कहाँ तक, ए तक सैचुरेशन हो गया है, ठीक है। डी का भी केस हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस यही है, तो फिर फर्स्ट केस यही है तो फिर हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो सेकंड फिगर है वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड केस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। चलिए, तो वाटर टेबल कहाँ तक, बी तक, कैपिलरी एक्शन के साथ के कारण कहाँ तक राइज हो गया, यहाँ तक, ठीक है। एक और केस हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें डी तक ही राइज करेगा, ठीक है, जिसका मैंने फिगर भी बना दिया था, ठीक है।
तो चलिए इस केस को देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। तो बताइए भाई, सेक्शन ए पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस कितना है, तो भैया इसके ऊपर कोई सरचार्ज तो है नहीं, तो टोटल स्ट्रेस 0। ठीक है, ओके। पोर वाटर प्रेशर कितना है, तो अभी तक तो यही सीखे थे कि पोर वाटर प्रेशर के लिए जिस सेक्शन पे निकालना है इसके ऊपर देखिए किस साइड तक वाटर है और उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ क्या केस है, यहाँ का केस अलग है। यहाँ का केस है कि वाटर टेबल तो यहीं तक है, लेकिन यहाँ तक कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर राइज कर चुका है। ठीक है, वाटर राइज कर चुका है। तब यहाँ इस सेक्शन से क्या देखेंगे हम लोग कि वाटर टेबल किस दूरी तक है। वाटर टेबल किस दूरी तक है, तो h1 दूरी तक है ना। वाटर टेबल किस दूरी तक है, h1। तो जो आपका पोर वाटर प्रेशर होगा गामा डब्ल्यू इंटू h1, लेकिन ये निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर जो है वो टेंशन है, टेंशन में है। ठीक है, नॉर्मली सॉइल में कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं, टेंशन को निगेटिव। ठीक है, तो ये इसका निकालने का तरीका हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला पोर वाटर प्रेशर, कैपिलरी एक्शन हो रहा है, तो आप सतर्क हो जाएंगे भाई, कैपिलरी एक्शन हो रहा है। ठीक है, वाटर टेबल का लेवल ये है, कहाँ तक वाटर राइज कर रहा है भाई, तो पता चला कि यहाँ तक वाटर राइज कर रहा है। ठीक है, तो इस सेक्शन पे अगर हमें निकालना है पोर वाटर प्रेशर, तो हम लोग ध्यान देंगे कि कैपिलरी एक्शन के कारण यहाँ तक पानी राइज किया है, तो कैसे उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, गामा डब्ल्यू इंटू h1 जिस लेवल पे वाटर टेबल है। ठीक है, और निगेटिव साइन लगा देंगे। ये तरीका है पोर वाटर प्रेशर निकालने का। ठीक है, कैपिलरी एक्शन में। तो भैया इफेक्टिव स्ट्रेस तो आसान हो गया, क्या 0 माइनस गामा डब्ल्यू h1। इसका मतलब क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया, गामा डब्ल्यू h1। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरी एक्शन में कुछ ऐसे निकालते हैं हम लोग। चलिए सेक्शन बी पर जाके देखें जरा। सेक्शन बी, चलिए बताइए टोटल स्ट्रेस कितना होगा। तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू कुछ नहीं, ऊपर की जो स्थिति है बस उसको लिख देना है, गामा इंटू जो भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देखिए सॉइल जो है, मैं पहले बता दूं, सॉइल जो है सैचुरेटेड है कि नहीं है। सॉइल जो है सैचुरेटेड है कि नहीं है, कैपिलरी एक्शन के ही कारण क्यों नहीं, लेकिन सॉइल तो सैचुरेटेड है ना, तो गामा सैचुरेटेड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हाइट कितना होगा, तो गामा सैचुरेटेड इंटू हाइट या डेप्थ h1 यही होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए पोर वाटर प्रेशर कितना होगा। तो पोर वाटर प्रेशर देखिए कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यही है ना वाटर टेबल, और यहीं पे हमें निकालना भी है, तो ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस इक्वल टू 0, तो पोर वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए फिर इफेक्टिव स्ट्रेस आसानी से आप बता सकते हैं, गामा सैचुरेटेड h1, ये हो गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, सेक्शन सी को देखते हैं। देखिए सेक्शन सी के लिए हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ टोटल स्ट्रेस सबसे पहले बताइए, तो टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं 1 से कर देता हूँ कि फर्स्ट लेयर आपको पता चले। ठीक है, h1 प्लस गामा सैचुरेटेड टू h2। देखिए भैया वाटर टेबल यहाँ तक है, इसके ऊपर भी सॉइल सैचुरेटेड है, क्यों, कैपिलरी एक्शन के कारण, और उसके नीचे भी सॉइल सैचुरेटेड है, क्यों, वाटर टेबल उसके ऊपर है, इसके लिए। ठीक है, चलिए पोर वाटर प्रेशर बताइए कितना होगा। पोर वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू अब इस केस में तो हमें ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, सीसी पे निकालना है, तो हमें बस क्या कंसिडर करना है आपको कि इससे ऊपर कितना पानी। यहाँ तो कैपिलरी एक्शन कोई हो रहा है क्या, यहाँ तो हमें कैपिलरी एक्शन से कोई मतलब ही नहीं है ना इस लेयर के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल आप देख लीजिए किस हाइट तक है, तो हाइट पकड़िए और बताइए, तो गामा डब्ल्यू h2 ख़त्म। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड 1 h1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2
H2 माइनस गामा W H2, इन दोनों को एक साथ देखें तो क्या मिलेगा, गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस गामा डैश 2 H2। दैट्स इट, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए ये नहीं हो रहा है, रहने दीजिए। ठीक है, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए इसी में जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि इसी केस में मैं क्या करता हूँ ना, एक सेक्शन डी डी भी कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, सेक्शन डी डी, और इसको मैं मान लेता हूँ कितना, H1 डैश, और इसको मान लेता हूँ H1 डबल डैश। ठीक है, अब एक और सेक्शन अगर हम पकड़ लें कि सेक्शन डी डी पर भी हमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो अगर सेक्शन डी डी हम बताना चाहें, ये मैं एक लाइन दे देता हूँ, बताइए तो सेक्शन डी डी पर, बस ये प्रैक्टिस का काम है। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन डी डी पर टोटल स्ट्रेस बताइए कितना होगा। सेक्शन डी डी पर टोटल स्ट्रेस भैया ये पूरा अब सॉइल कहाँ तक सैचुरेटेड है, ये पूरा सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ये गामा सेट की बात होगी इनटू H1 डैश, ख़त्म कहानी। बस गामा सैचुरेटेड जोन 1 की बात करें तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, H1 डैश, ख़त्म। पोर वाटर प्रेशर बता दीजिए। अब देखिए सेक्शन डी डी पर पोर वाटर प्रेशर यहाँ बताना है। ठीक है, ये कैपिलरी एक्शन के कारण सैचुरेट हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो आपका वाटर टेबल है कितनी दूरी पे है, H1 डबल डैश की दूरी पे, तो गामा W इंटू H1 डबल डैश, लेकिन निगेटिव में, गामा W इंटू H1 डबल डैश। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया, गामा सैचुरेटेड H1 डैश माइनस माइनस गामा W H1 डबल डैश, इट विल इक्वल टू गामा सैचुरेटेड H1 डैश प्लस गामा W H1 डबल डैश। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर मैं वेरिएशन ला दूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर वेरिएशन ला दिया ना, तो इस रिज़ल्ट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। हालांकि आपने इतने लिख दिया है, और अगर आपको रिजल्ट लाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आना है, तो आप यहाँ से भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँ, ठीक है, ये आप समझ गए ना इतना। ठीक है, इसके नीचे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी चीज़ को मैं गामा सैचुरेटेड H1 डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस अब देखिए ये जो मुझे दिख रहा है ना H1 डबल डैश वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा W H1 माइनस गामा W H1 डैश, लिख सकता हूँ कि नहीं। बस हमने ये किया है, इतने को मैंने लिख दिया, क्या ये जो है ना, क्या ये माइनस ये H1 डबल डैश का जगह क्या लिखा है, H1 माइनस H1 डैश। ठीक है, वही बस चेंज किया, इससे हमें यही सहूलियत मिल गया कि यहाँ इन दोनों का एक रिश्ता हम लोग बना सकते हैं, और गामा सबमर्ज्ड के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। दैट्स इट, और कोई खास ये हमारा मकसद नहीं था। ठीक है, जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बताने के लिए बता दिया कि इस एंगल से भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया है सॉइल सैचुरेटेड अप टू सरफेस लेवल ए, अगर सॉइल यहाँ तक सैचुरेटेड है तब। ओके, let us now see the case when the soil is saturated due to capillary action up to level DD। देखिए जो आपका वाटर टेबल है कहाँ है, BB पर है, और जो पिछला केस था सॉइल ये फुल्ली सैचुरेटेड था अंडर कैपिलरी एक्शन, है ना। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, इतना ही सॉइल सैचुरेटेड है, DD तक सॉइल की सैचुरेशन है। ठीक है, इस केस को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ, ठीक है, तो मुझे बताइए व्हाट इज विल बी द टोटल स्ट्रेस, डेफिनेटली 0, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस विल आल्सो बी इक्वल टू 0, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए सेक्शन डी पर आते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए बताइए व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा भाई, अगर फर्स्ट लेयर का जो मैं गामा मानता हूँ यूनिट वेट, ठीक है, वो गामा 1 H1 डैश प्लस, देखिए और कुछ जुड़ेगा इसमें,
कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलिए, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, तो पोर वाटर प्रेशर देखिए, अब यहाँ हमें क्या करना है, सेक्शन डी यहाँ निकालना है ना, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर, तो कैपिलरी एक्शन यहाँ तक हुआ है ना, तो कहाँ क्या है डिस्टेंस कैपिलरी एक्शन का, H1 डबल डैश, ठीक है। तो गामा W H1 डबल डैश, बट इट विल बी निगेटिव, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा 1 H1 डैश माइनस माइनस गामा W H1 डबल डैश, फाइनली इट विल बी इक्वल टू गामा 1 H1 डैश प्लस गामा W H1 डबल डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल इसी तरह। अब सेक्शन, कौन सा सेक्शन रहता है, बी को देखते हैं, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, सब प्रैक्टिस है, ठीक है। सेक्शन बी पर बताइए तो ज़रा। देखिए ये सॉइल जो है सैचुरेटेड है, ठीक है, तो गामा सेट उसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको। चलिए सेक्शन बी के लिए गामा 1 H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, H1 डबल डैश, ओके। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा बता दीजिए, सेक्शन बी पर, तो ऑब्वियस सी बात है पोर वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बता दीजिए कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू गामा 1 H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 ब्रैकेट दे दीजिए, नहीं भी दे सकते हैं, H1 डबल डैश, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। कौन सा बच गया अब सेक्शन, सी, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेक्शन सी देखिए कहाँ है भाई, तो ये रहा सेक्शन सी। कहाँ से इसका टोटल स्ट्रेस निकलेगा, इस सॉइल के कारण, इस सॉइल के कारण और इस सॉइल के कारण, जिसमें ये सॉइल और ये सॉइल क्या है, दोनों सैचुरेटेड है, ठीक है। चलिए तो सेक्शन सी पे निकाले ज़रा हम लोग, टोटल स्ट्रेस कितना होगा, गामा H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 H1 डबल डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर बताइए, सिंपल है, गामा W इंटू H2, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना, गामा H1 डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 1 H1 डबल डैश प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2 माइनस गामा H1 डैश, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, थोड़ा गड़बड़ है, इस तरह हम लोग निकाल लेंगे गामा W H2, ओके, इट विल बी गामा W H2, ठीक है। चलिए तो इस तरह हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे अलग लेयर पे, ठीक है। ये हमने बस प्रैक्टिस किया, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल भी अब हम लोग देख लेते हैं। लेट अस नाउ सी दिस प्रॉब्लम। सैंड डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है, 2 लेयर है। जो टॉप लेयर है वो 2.5 मीटर का है और उसके लिए जो डेंसिटी है वो दे रखा हुआ है कितना, 1709.67 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो बॉटम लेयर है वो 3.5 मीटर थिक है और उसकी भी डेंसिटी दे रखी है 2064.52 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर टेबल जो है वो डेप्थ ऑफ 3.5 मीटर है, कहाँ से, सरफेस से, जो सॉइल का सरफेस है वहाँ से 3.5 मीटर नीचे कौन है भाई, वाटर टेबल है, ठीक है। एंड जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन इज 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। अब 3.5 मीटर नीचे वाटर टेबल है, उस वाटर टेबल के सरफेस से 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो कैपिलरी जोन है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम शोइंग वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, जो पहले करते आए वही करना है हमें, ठीक है। सो सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम ये है कि हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है सॉइल के 2 लेयर्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ 2 लेयर्स ऑफ सॉइल। ये मैंने पहला लेयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उसके नीचे हमने दूसरा लेयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो हिस्सा है ना, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। क्या है, ग्राउंड सरफेस, इसको मैं ए नाम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको अगर मैं बी से डिनोट कर दूँ तो बी और नीचे मैं सी से डिनोट कर दूँ, ठीक है।
अब देखिए पहला कितना है, जो फर्स्ट लेयर है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो 2.5 मीटर थिक है, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो ये कितना है भाई, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर थिक है, ओके। दूसरा बोला जा रहा है 3.5 मीटर थिक है। देखिए ये जो सेकंड लेयर है कितना है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर थिक, ठीक है। चलिए अब इसमें ये चीज़ भी बोला जा रहा है कि टॉप से वाटर टेबल इज 3.5, टॉप से 3.5 मीटर, ठीक है, टॉप से 3.5 मीटर, टॉप से 3.5 मीटर, ठीक है। टॉप से 3.5 मीटर मतलब यहाँ लगभग, ठीक है। क्या है भाई, वाटर टेबल लाई कर रहा है आपका, ठीक है। 3.5 मीटर टॉप से वाटर टेबल, तो पता चल गया भाई कि वाटर टेबल कहाँ लाई करेगा, तो वाटर टेबल कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये भी हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर प्लस 1 मीटर, 3.5 मीटर, ओके। इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। सी अगर इसको ले लिया चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको डी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला काम तो आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। और दो चीज़ और यहाँ हम लोग कर सकते हैं, इसको 2.5 मीटर भी लिख सकते हैं और ऊपर 1 मीटर तो लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ओके। जो क्वेश्चन कह रहा है वो डायग्राम में मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया है। चलिए दूसरी बात, हम लोग हमेशा यूनिट वेट की बात करते हैं, है ना। तो गामा निकाल लें हम लोग ज़रा रो से, गामा इक्वल टू रो जी हमें पता है। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है ज़रा देखिए, तो फर्स्ट लेयर के लिए 1709.67, 1709.67 इंटू जी 9.81। अगर इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। जो आ रहा है 16.77 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये किसके लिए हमने निकाल लिया है, हमने ये निकाला है फर्स्ट लेयर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में गामा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16.77 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन में और दे रखा है कि जो आपका ये वाटर है ना, वाटर टेबल, उससे 1 मीटर ऊपर जाएंगे ना, तो मतलब यही होगा ना, सी से बी की ओर जाना है, ठीक है, सी से बी लेयर, क्योंकि ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड तो है ही यहाँ तक, इससे 1 मीटर ऊपर जाएंगे, दैट इज़ बी, पूरा बी तक ये भी सैचुरेटेड है, लेकिन कैसे, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन कैपिलरी एक्शन के अंडर आ रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन भाई सैचुरेशन तो सैचुरेशन है, ये पूरा सॉइल सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड हम लोग एक निकाल ले तो हमारा थोड़ा काम हो जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड, जो बी से नीचे जो भी सॉइल है उसका गामा निकल गया, इट विल बी इक्वल टू कितना भैया, डेंसिटी कितनी है सेकेंड लेयर की, 2064.52 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 20.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। 10⁻³ से क्यों गुना किया भाई, न्यूटन को किलो न्यूटन बनाने के लिए, ठीक है। तो इस पोर्शन का गामा हमें पता चल गया, गामा सैचुरेटेड कितना, 20.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये कौन सा, ये पूरा पोर्शन का पता चल गया, ठीक है, गामा सैचुरेटेड। चलिए तो ये बेसिक काम हो गया। आइए अब सेक्शन बाय सेक्शन शुरू करें हम लोग। सेक्शन ए की अगर बात करें, ठीक है, तो बताइए व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेस, 0 है पता है, पोर वाटर प्रेशर 0 है पता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 ही होगा। चलिए ख़त्म, एक काम तो हो गया हमारा। 0 क्यों है भाई, तो कोई लोड है ही नहीं उसके ऊपर, तो कहाँ से, ठीक है, आएगा स्ट्रेस। चलिए सेक्शन बी, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ सेक्शन बी को जब आप देखेंगे तब पाएंगे कि सेक्शन बी पर दो हिस्सा, एक ऊपरी हिस्सा हो गया, एक नीचे का हिस्सा हो गया। सेक्शन बी पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ कैपिलरी का कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आप नीचे देखोगे तो कैपिलरी का एक्शन है, ठीक है। सेक्शन बी के ऊपर कैपिलरी एक्शन नहीं है, सेक्शन बी के नीचे कैपिलरी एक्शन। तो सेक्शन बी में हम दो बार बात करना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे, ठीक है। चलिए तो सेक्शन बी पे हम टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन बी पर टॉप लेयर की बात हो रही है। अब बताइए टोटल स्ट्रेस कितना होगा, तो गामा इंटू एच,
गामा कितना निकाले थे 16.77 इंटू एच की वैल्यू 2.5, तो ये आ जाएगा आपका 41.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलिए पोर वाटर प्रेशर बताइए तो ज़रा, सेक्शन बीबी के टॉप लेयर में यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर बताइए। कोई पोर वाटर प्रेशर नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई पानी नहीं है या फिर कैपिलरी एक्शन की पहुँच वहाँ तक नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पोर वाटर प्रेशर लिख दीजिए आप सीधे 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा, जो आपका टोटल स्ट्रेस है उसी के बराबर। डन। चलिए तो सेक्शन बी का ही हम अगर अभी एक और बात करें, लेकिन इस बार हम लोग बॉटम लेयर की बात करेंगे। ठीक है, तब क्या चेंज आएगा बताइए। टोटल स्ट्रेस बताइए कितना है सेक्शन बी का बॉटम, तो ऑब्वियस ही बात है कि यही तो है टोटल स्ट्रेस। ठीक है, कितना आ रहा है, सेम जो ऊपर था वही रहेगा, कोई चेंज उसमें आ ही नहीं सकता। 16.77 इंटू 2.5 इट इज़ इक्वल टू 41.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर में ऑब्वियस ही बात है कुछ चेंज आएगा। देखिए कैसे, आपको यहाँ पोर वाटर प्रेशर निकालना है बीबी के नीचे। ठीक है, बीबी के ऊपर देखें तो कोई पोर वाटर प्रेशर की बात नहीं आ रही है, लेकिन इसके नीचे आएगी क्योंकि ये कैपिलरी जोन में लाई करेगा। तो निकालना है भाई, तो कहाँ, तो वहाँ से चले जाइए जहाँ तक वाटर टेबल है। कितना डिस्टेंस है 1 मीटर इंटू गामा डब्ल्यू, लेकिन कैपिलरी एक्शन के कारण हो रहा है इसलिए निगेटिव। ठीक है, तो माइनस गामा डब्ल्यू एच दैट इज इक्वल टू माइनस 9.81 इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू माइनस 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू दैट इज 41.93 माइनस 9.81। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज़ इक्वल टू 51.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा, इफेक्टिव स्ट्रेस सेक्शन बी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कौन सा सेक्शन बचा हमारा भाई, सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सेक्शन सी पर भी निकाल लेते हैं। देखिए जो आपका सेक्शन सी है ना, वहाँ पर टोटल स्ट्रेस पहले बताना होगा। तो टोटल स्ट्रेस कितना है सेक्शन सी पर बताइए। देखिए सी यही है ना टोटल स्ट्रेस, इसके कारण और इसके कारण गामा 16.77, इसके कारण गामा सैचुरेटेड वाला यूज़ करेंगे दैट इज़ 20.25। बस इतना ही ध्यान देना है। तो लिख दीजिए क्या होगा भाई, 16.77 इंटू 2.5 प्लस कितना डिस्टेंस तक है वो भी देखना पड़ेगा ना। ये देखिए कितने दूरी तक गामा सेट है, ओनली 1 मीटर। ठीक है, प्लस 1 इंटू 20.25, तो ये आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 62.18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर बताइए। पोर वाटर प्रेशर यहाँ बताना है कैपिलरी एक्शन। देखिए जो वाटर टेबल है वो तो इसी लेयर पे है तो उसके कारण होगा नहीं, कैपिलरी एक्शन इसके ऊपर है। ठीक है, इस लेयर पे अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0 है ना, इसलिए पोर वाटर प्रेशर भी कितना हो जाएगा 0, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आ जाएगा आपका 62.18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्टली सेक्शन डी की बात करें। देखिए सेक्शन डी कहाँ है भाई, ये आपको सेक्शन डी दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए कि अगर टोटल स्ट्रेस निकालना है तो ये वाला स्ट्रेस काउंट करेंगे, फिर ये वाला स्ट्रेस काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें गामा इंटू एच डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ये, ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर में क्या काउंट करेंगे, तो जो पानी है उसके नीचे। ठीक है, पानी मतलब पोर वाटर प्रेशर जो हो रहा है उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, यही तो काम है। तो बताइए टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 16.77 इंटू 2.5 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, 16.77 इंटू 2.5। ठीक है, प्लस ये देखिए ये पूरा कितना है 3.5 है ना, तो 3.5 इंटू 20.25
प्लस 20.25 इंटू 3.5, तो ये देखिएगा कैलकुलेट करके 112.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर बता दीजिए खट से। तो जिस लेयर पे भी पोर वाटर प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है, इस लेयर पे निकालना है, इस लेयर पे निकालना है, तो इससे ऊपर कितनी दूरी पे पानी है, तो 2.5 की दूरी पे, तो 2.5 इंटू गामा डब्लू, ठीक है, इट विल इक्वल टू 2.5 इंटू 9.81, सो ये आपका आ जाएगा 24.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस केस में ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव ले लेंगे, वो कैपिलरी एक्शन के कारण थोड़ी सैचुरेटेड है, वो तो नॉर्मल वाटर टेबल के कारण सैचुरेटेड है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, 112.8 माइनस 24.53, ये आ जाएगा आपका 88.27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह में कैलकुलेट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस के। आप लोग चैंपियन हो गए हैं, कहीं भी कैसे भी रिक्वायरमेंट है आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम लोग थोड़ा डायग्राम भी बना दे तो और अच्छा है ना। डायग्राम कैसे बनेगा जी, थोड़ा स्पेस तो ये ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, आई होप दिख रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए डायग्राम बना देते हैं। अब सबसे पहले टोटल स्ट्रेस बताइए, यहाँ हमें बताना होगा टोटल स्ट्रेस। ठीक है, सेक्शन ए पर टोटल स्ट्रेस इज़ 0, सेक्शन बी पर जो टोटल स्ट्रेस है वो 41.93 है। ठीक है, और 41.93 टॉप लेयर बॉटम लेयर दोनों के लिए। ठीक है, और सी पर 62.18 है, और डी पर 112.8 है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा है कि लगातार बढ़ ही रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको इस तरह कुछ बना देता हूँ। ओके, ये आपका बी पर दिखा रहा है, ये आपका सी पर दिखा रहा है, और ये आपका लास्टली डी पर दिखा रहा है। ए पर तो 0 हो ही गया। ठीक है, बी पर कितना है 41.93, तो ये वैल्यू हो गई 41.93। सी पर आपका दिखा रहा है 62.18 और डी पर आपका दिखा रहा है 112.8। 112.8 किसकी मैं बात कर रहा हूँ, टोटल स्ट्रेस की। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर बताइए कितना आएगा। ए पर 0 है, बी पर 0 है, बी पर 0 है, लेकिन बी पर -9.81 भी है। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए तो ए पर तो 0 है तो हमें कोई काम है नहीं। बी पर कितना है ये मायने रखता है। बी पर मैं देख रहा हूँ कि ये माइनस में चला गया। ठीक है, तो बी हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से क्या करूँगा, ये देखिए बी पर ये माइनस में इसको इधर ले जाऊँगा। पॉजिटिव अगर राइट साइड ले रहा हूँ तो नेगेटिव, और ऐसी बात है लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो बी पर हमें पता है कि वो है। ठीक है, सी पर हमें पता है कि 0 है, डी पर कितना है ज़रा ये चेक कर लें। डी पर है 24.53, तो डी पर इधर जाएगा 24.53। ठीक है, क्या है ये, पोर वाटर प्रेशर। अब देखिए सी पर 0 है, सी पर 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन को हमें मिला देना होगा। ठीक है, तो ये आपका पोर वाटर प्रेशर आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इस जो ये लाइन इसको चाहे रखें या हटा दें। ठीक है, ये आपका 0 शो कर रहा है ए पर। ठीक है, फाइनल फिगर आपको ड्रॉ करना है किसका, इफेक्टिव स्ट्रेस का, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का ड्रॉ कर लेते हैं। ए पर है 0, बी पर ऊपरी सेक्शन पे है 41.93 और निचली सेक्शन पे 51.74। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 41.93 और 51.74, 51.74। ठीक है, और सी पर कितना है भाई, सी पर है 62.18, तो ये और आगे बढ़ेगा। ठीक है, 61.28, और डी पर कितना है 88.27। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा दें इस तरह, ये हो गया 88.27। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया।
सो दिस इज़ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस में हमने सब कुछ देख लिया, वाटर टेबल के कारण देख लिया, सरचार्ज के कारण देख लिया, और तो और जो कैपिलरी एक्शन है उसके कारण भी हमने देख लिया, और मेरे ख्याल से हमने 5 न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है।